हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 301 से रिलेटेड कुछ 20+ MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ये आपके फिनिशिंग से रिलेटेड होंगे और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि फिनिशिंग आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। तब तक वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन। देखो, ये आपका मैंने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो आपका देखो, आपके 5th सेमेस्टर में 2 पेपर होने हैं, आप सबको पता है। तो जो 302 है उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये 301 का टॉपिक है ना। ये 301 पेपर है, वहाँ से रिलेटेड कुछ 20+ अभी MCQs हैं और भी मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। आपके पेपर से पहले मैं कुछ MCQs और करा दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। और 302 से रिलेटेड मैंने MCQs ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लें। मैं वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आसानी से देख लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है नमदा वस्त्र निर्माण की विधियां हैं। वस्त्र निर्माण की विधियां हैं, तो कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कि वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो नमदा यानी कि फेल्टिंग, बुनना निटिंग, बुनना और बुनना वीविंग। देखो, ये फेल्टिंग, निटिंग एंड वीविंग ये आपकी तीनों ही वस्त्र निर्माण की विधियां हैं, यानी कि इन्हीं विधियों के द्वारा वस्त्र को बनाया जाता है। जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, वो आपके फेल्टिंग मेथड से, निटिंग मेथड से, वीविंग मेथड से बनाए जाते हैं। जो भी हम कपड़े यूज़ करते हैं, जो पहनते हैं, कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं, तो वो इन तीनों विधियों से ही बनाए जाते हैं। फेल्टिंग सबको पता है कि फेल्टिंग में क्या किया जाता है, तो गर्म विधि द्वारा रेशों को आपस में, छोटे छोटे रेशों को आपस में चिपका दिया जाता है। जैसे आपका कंबल बनता है, कंबल में आप लोग देखेंगे तो कोई भी इंटरलेसिंग, धागे की कोई भी इंटरलेसिंग दिखाई नहीं देती है। उसमें एज इट इज़ जो रेशे होते हैं उनको चिपका दिया जाता है ना। बुनना का, नीटिंग का मतलब क्या होता है, तो इस नीटिंग और वीविंग में एक सिंपल और बेसिक कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि वीविंग में यानी कि बुनने में धागों को इंटरलेस किया जाता है। जो ताने और बाने के धागे होते हैं वो आपस में इंटरलेस होते हैं, फिर बुनाई का कार्य होता है। निटिंग में क्या होता है, तो जो धागे होते हैं उनमें लूप बना बना के लूप के सहायता से फिर बुनाई होती है। जैसे स्वेटर वगैरह बुनना वो निटिंग कहलाता है। सिलाई कह सकते हो कि सिलाई पे कह सकते हैं, या मशीनों के माध्यम से भी ये सारी बुनाइयाँ हो रही हैं आजकल। तो आपको समझ में आ रहा है कि लूप के माध्यम से जब इंटरलेस किया जाता है धागे को तो वो निटिंग कहलाता है। और जब ताना और बाना, ताने और बाने के धागों को आपस में इंटरलेस किया जाता है तो वो वीविंग कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि फेल्टिंग क्या होता है, तो फेल्टिंग गर्म विधि द्वारा रेशों को क्या किया जाता है, आपस में चिपका दिया जाता है। उसमें कोई भी इंटरलेसिंग नहीं होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेल्टिंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है। ये तीनों ही वस्त्र निर्माण की विधियां हैं। तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वस्त्र की बुनाई में निम्नलिखित धागे प्रयोग किए जाते हैं। वस्त्र की बुनाई में निम्नलिखित धागे प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से धागे प्रयोग किए जाते हैं। ताने का धागा, बाने का धागा। तो देखो, यहाँ वीविंग की बात हो रही है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि जब वस्त्र की बुनाई होती है तो उसमें ताना और बाना 2 धागा लिया जाता है और इन्हीं धागे को क्या किया जाता है, आपस में इंटरलेस करके वस्त्र की बुनाई की जाती है, जो हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ताना का धागा किसको कहते हैं, तो जो लंबाई में यानी कि लंबवत जो धागे होते हैं उनको ताना कहा जाता है, और जो सपाट धागे होते हैं
उनको बाना कहा जाता है। ये तुम लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है ताना और ये है बाना, ठीक है। ताना और बाना, वार्प और वेफ्ट यार्न, ये सबको पता है। वस्त्र में भराई के धागे को कहते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फॉर्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है। दिया है वस्त्र में भराई के धागे को क्या कहते हैं, तो ताने का धागा, बाने का धागा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका बाने का धागा होगा, क्या होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र में भराई के धागे को कहते हैं। देखो यहाँ पे तो ये आपका ताने का जो धागा होता है वो एक फ्रेम तैयार करता है, और जो भरने का कार्य करता है वो कौन करता है, बाने का धागा करता है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका ताने का धागा हो गया और ये क्या हो गया, बाने का धागा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाने का धागा क्या करता है, तो वस्त्र में भराई का कार्य करता है, इसलिए इसको भराई का धागा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कढ़ाई की कैंची, कह रहा है कढ़ाई। देखो कढ़ाई की कैंची में निम्न का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है, तो लंबी व तेज ब्लेड का, नुकीली व तेज ब्लेड का, लंबी और नुकीली ब्लेड का, लंबी नुकीली और तेज ब्लेड का। तो देखो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तो सारी क्वालिटी हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रही है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कपड़े बुन दिए गए हैं यानी कि जिसपे कोई फिनिशिंग नहीं हुई। ग्रे गुड्स का मतलब होता है कच्चा माल कह सकते हो, कच्चे कपड़े कह सकते हो। ग्रे गुड्स यानी कि कच्चे कपड़े जिन पे कोई किसी भी प्रकार की फिनिशिंग नहीं हुई है, वो अभी फ्रेम से उतरे हैं। तो देखो जब कपड़ा फ्रेम से उतरता है तो उसको मार्केट में नहीं ला दिया जाता, उस पर बहुत सारी फिनिशिंग होती हैं, उस पर बहुत सारे कलर्स को उसको डाई किया जाता है, उस पर डिज़ाइन उगाया जाता है। ये बहुत सारा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से वस्त्र की बुनाई होती है, किस तरह से उस पर परिसज्जाएँ दी जाती हैं। तो वही कह रहा है कि ग्रे गुड्स पर की जाती है। हमारा मेन पॉइंट है कि ग्रे गुड्स पे जो परिसज्जा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, सजावटी परिसज्जा? बिल्कुल नहीं, सजावटी परिसज्जा तो बाद में दी जाती है, जब फिनिशिंग हो जाता है, ठीक है, तब कपड़े को सजाने का कार्य किया जाता है। बनावटी परिसज्जा ये भी नहीं। आधारभूत परिसज्जा, हाँ, आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आधारभूत परिसज्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ग्रे गुड्स पे दिया जाता है। जो ग्रे गुड्स कपड़े जो होते हैं आपके, उन पे जो परिसज्जा दी जाती है उसको आधारभूत परिसज्जा कहते हैं। समझ में आ गया। आधारभूत परिसज्जा का मतलब क्या है, जो जिनको देना आवश्यक ही होता है, लगभग वो सभी प्रकार के कपड़े पे दिए जाते हैं। अब देखो कुटाई यानी कि बीटलिंग, कुछ लोग इसे बीटिंग भी कहते हैं, लेकिन इसका रियल में अगर देखा जाए तो बीटलिंग होता है, ठीक है। तो कुटाई यानी कि बीटलिंग परिसज्जा दिया जाता है, किसके दिया है, कुटाई यानी कि बीटलिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है, तो वस्त्र की सतह मुलायम हो जाती है, वस्त्र में चमक आ जाती है यानी कि लस्टर बढ़ जाता है, वस्त्र पर उभरे छिद्र भर जाते हैं। वेरी गुड, ये सारे ही आपके बीटलिंग की विशेषताएं हैं। यानी कि बीटलिंग से क्या होता है, तो वस्त्र की सतह जो होती है वो मुलायम हो जाती है। देखो जो ग्रे गुड्स कपड़े होते हैं, अगर उस ऐसे ऐसे बुनाई हुई है, ठीक है, अब बीच बीच में कुछ ये आपके होल दिख रहे हैं, तो जब बीटलिंग का प्रोसेस होता है तो ये क्या होते हैं, धागे क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। यानी कि जब इस पर कुटाई का कार्य होता है तो ये फैलते हैं, फैलने की वजह से इधर से भी फैलता है, इधर से भी फैलता है, तो ये क्या होता है, भर जाता है। तो इसके जो भी दोष होते हैं वो छिप जाते हैं, तो वही, और वस्त्र भी क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और कह रहा वस्त्र में चमक यानी कि लस्टर बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वस्त्र पर उभरे छिद्र क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना कि बीटलिंग प्रोसेस क्या होता है। इस पे बड़े बड़े रोलरों से क्या किया जाता है, तो कपड़े को कूटने का कार्य। बीट का मतलब सबको पता है कि बीट मीन्स होता है पीटना, तो उसी तरह बीटलिंग से याद रखना कुटाई करना,
वस्त्रों पे कुटाई करना, जो कि आपके कंपनियों में किया जाता है। अब है सतही दोष छुपाने के लिए, यानी कि अगर कपड़े के सतह पे, सरफेस पे अगर कोई दोष आ गया है तो उसको छुपाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? तो कह रहा है ब्लीचिंग परिचर्या। बिल्कुल नहीं, ये कपड़े को वाइट करने के लिए किया जाता है। नैपिंग परिचर्या, हाँ, नैपिंग परिचर्या में क्या होता है, जो कपड़े का जो सरफेस होता है उस पर छोटे 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 रोए उठा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका सतही दोष होता है, जो सरफेस पे जो कुछ फॉल्ट होता है वो छुप जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वही आपका इसमें आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नैपिंग परिचर्या पूछ सकता है कि नैपिंग परिचर्या से होता है तो कपड़े पे क्या हो जाता है, तो छोटे छोटे रोए उठ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखो उपर्युक्त, इस बार जो फर्स्ट ईयर में पेपर आया था उसमें बहुत सारा कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उपर्युक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी करके दिया था। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये आ गया वो सही है, तो इस चीज़ को ध्यान में मत रखना। ठीक है, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर को मार्क करना। अब यहाँ पे तो नहीं पढ़ेंगे तो आपको सभी सही लगेगा, तो ध्यान से पढ़ना और उस चीज़ को अच्छे से मार्क करके आना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, यानी कि 1.5 नंबर का है, तो ध्यान से पेपर को देना है ना। अब अगला क्वेश्चन है टेंटरिंग। देखो ये टर्मोलॉजी है आपके टेक्सटाइल की टर्मोलॉजी है, तो इसको तुमको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्मोलॉजी यानी कि फिनिशिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से तुम लोग याद कर लेना। टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा, कह रहा है टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा वस्त्रों को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं, वस्त्र की सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, नक्काशी किया जाता है। देखो इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। मान लो कि कपड़ा जो ग्रे गुड्स है वो क्या है, बराबर तो होगा नहीं, तो इस तरह से शेप देने के लिए, चारों तरफ से उसको बराबर करने के लिए, जैसे मान लो कि आपका कपड़ा है, ग्रे गुड्स पे कपड़ा है, इस तरह का कुछ कपड़ा बन के फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसको इसकी कटिंग की जाती है ना, इस तरह से बराबर किया जाता है। ये छटाई का जो कार्य होता है उसी को टेंटरिंग कहा जाता है, आपके टेक्सटाइल में टेंटरिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? तो वही कह रहा है वस्त्रों को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है, वह टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग फिनिशिंग द्वारा क्या होता है, तो वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है, वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए दिया जाता है, नक्काशी का कार्य किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है, इससे क्या किया जाता है, ग्लेजिंग जो परिचर्या होती है वो वस्त्र को लस्टर मतलब उसके लस्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए ये ग्लेजिंग का प्रोसेस किया जाता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साटिन का कपड़ा, साटिन का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा चमकता है, वो ग्लेजिंग के प्रोसेस से होता है ना। ग्लेजिंग फिनिशिंग द्वारा क्या किया जाता है, तो वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है, वस्त्र की सतह को क्या किया जाता है, चमकदार बनाया जाता है ग्लेजिंग से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है बिरंजन। बिरंजन का मतलब होता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग सबको पता है कि ब्लीचिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लीचिंग जहाँ भी नाम है यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे सफाई की बात हो रही है ना। तो ब्लीचिंग परिचर्या द्वारा क्या होता है, तो वस्त्र को अग्नि अवरोधक बनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। जल अभेद्य यानी कि वाटर प्रूफ, बिल्कुल नहीं। फफूंदी अवरोध, बिल्कुल भी नहीं। वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा। वस्त्र जो होता है, देखो ये विरंजन आपके ब्लीचिंग आपका सूती कपड़ों पे यूज किया जाता है, अधिकतर सूती कपड़ों पे ही यूज किए जाते हैं। तो जो सूती कपड़े होते हैं वो उस पे कुछ पीले प्रकार का है ना, पीले प्रकार का, या कह सकते हैं कि जब फिनिशिंग हो जाती है, कई सारी फिनिशिंग देने के बाद उस पर विरंजन का कार्य किया जाता है, यानी कि जो भी उसके कचड़े हैं, जो भी दाग धब्बे हैं वो क्या हो जाए, वस्त्र के दाग धब्बे छूट जाएं और वस्त्र क्या हो, तो उसकी सफ़ेदी और इम्प्रूव हो जाए, बढ़ जाए। तो वस्त्र पर सफ़ेदी लाई जाती है
किसके द्वारा? विरंजन के द्वारा। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है कैलेंडरिंग। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलेंडरिंग से तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो। तो कह रहा है कि कैलेंडरिंग फिनिशिंग द्वारा क्या होता है? तो वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। ये तो आपके किससे होता है? तो आपका ये ब्लीचिंग से होता है। वस्त्र पर दाग धब्बे किससे छुड़ाए जाते हैं? तो ब्लीचिंग से छुड़ाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। देखो वस्त्र की सतह पे तो नैपिंग से रोए उठाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार एवं कोमल बनाया जाता है, रचना सघन बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन रेलिवेंट है, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि कैलेंडरिंग द्वारा, देखो कैलेंडरिंग मैंने बताया हुआ है क्लासेस में, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है? जो आप घर में इस्त्री करते हो उसी तरह कपड़ा जब मैट बन जाता है तो उस पर कैलेंडरिंग का प्रोसेस होता है। कैलेंडरिंग परिसज्जा दी जाती है ताकि जो कपड़े का जो सतह है, जो कह सकते हैं कि उस पर जो भी श्रिंकेज पड़ी होती है उसको ख़त्म करने के लिए कैलेंडरिंग का प्रोसेस किया जाता है। यानी कि वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार एवं कोमल बनाने के लिए कैलेंडरिंग का प्रोसेस कंपनियों में किया जाता है। आप भी तो करते हो घर पे, कपड़े को चिकना, चमकदार बनाने के लिए उसको प्रेस करते हो, इस्त्री करते हो, है ना? तो वही सेम प्रोसेस आपके बड़े बड़े रोलरों, गरम रोलरों के बीच से कपड़े को निकाला जाता है। कैलेंडरिंग में ऐसा किया जाता है, ठीक है, जिससे कपड़ा क्या हो जाता है? बिल्कुल प्लेन हो जाता है, कोमल हो जाता है, चमकदार बन जाता है। तो वो आपके किससे होता है? कैलेंडरिंग से होता है। तो कैलेंडरिंग से याद रखना कि इस्त्री से, ठीक है, आप घर में इस्त्री करते हो तो कंपनियों में कैलेंडरिंग का प्रोसेस होता है कपड़े को कोमल और चमकदार बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, है ना? अब अगला क्वेश्चन है अवकारक विरंजन पदार्थ, यानी कि रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता होती है। किसकी प्रमुखता होती है? तो ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? तो हाइड्रोजन की अधिकता होती है। जब आप ब्लीचेस पढ़ोगे तो मैंने उसमें आपको उसके टाइप्स भी बताए हैं, ब्लीचेस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। वहाँ से क्वेश्चन, ब्लीचिंग से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अवकारक विरंजन पदार्थ यानी कि रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता होती है। किसकी होती है? तो हाइड्रोजन की। अब देखो ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में प्रमुखता होती है तो किसकी अधिकता होती है? तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है। आपके रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में हाइड्रोजन की होती है और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में आपके किसकी अधिकता होती है? तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है। ये तुम याद रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है स्कॉच गार्ड। स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा क्या होता है? तो वस्त्र की धूल को चमकदार बनाया जाता है। वस्त्र की सतह को चमकदार बनाया जाता है। धूल, मिट्टी, वस्त्र आदि पर नहीं चिपकती है, वस्त्र नहीं सिकुड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो हमको फर्स्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन का चुनना है। धूल, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते, ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। धूल, मिट्टी आदि वस्त्र पर क्या होते हैं? नहीं चिपकते हैं। किस विधि द्वारा नहीं चिपकते हैं? तो स्कॉच गार्ड विधि द्वारा, परिसज्जा द्वारा। धूल के जो कण होते हैं, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो वस्त्र पे क्या होते हैं? चिपकते नहीं हैं। अगर धूल गलती से लग भी जाता है तो ऐसे झाड़ देते हो तो वो निकल जाता है, अंदर तक नहीं जाता। अब है नैपिंग परिसज्जा द्वारा। क्या होता है नैपिंग परिसज्जा द्वारा? तो वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वस्त्र की सतह पर रोए को काटा जाता है, गलत बात है। वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है, ये भी गलत बात है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र की सतह पर रोए को उठाया जाता है नैपिंग के द्वारा। अब है मर्सराइजिंग परिसज्जा दी जाती है। मर्सराइजिंग परिसज्जा किस पे दी जाती है? नायलॉन पे? बिल्कुल नहीं। रेयान पे? नहीं। उपरोक्त सभी पर। सूती वस्त्र पर। देखो ये मेनली आपके सूती वस्त्र पर दिया जाता है। अगर यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पे मर्सराइजिंग जो परिसज्जा होती है
वो सूती वस्त्रों पे ही होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बात इस पे नहीं करेंगे। परिसज्जा के उद्देश्य हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिसज्जा का क्या उद्देश्य है? तो सबको पता है कि कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि जो कपड़े होते हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में वृद्धि करना। अगर ये सब नहीं करना होता तो परिसज्जा करने की कोई बात ही नहीं होती। परिसज्जा ऐसे ही ग्रे गुड्स को उठा के हम पहन लेते हैं, है ना, क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटी नहीं होती हैं। तो इन सारी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए कपड़े में परिसज्जा दी जाती है, फिनिशिंग कपड़े पे की जाती है। तो कह रहा है दूसरा ऑप्शन है वस्त्र की उपयोगिता में वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही बात है। आकर्षण में वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही है। जो ग्रे गुड्स कपड़े होते हैं वो विकर्षण होते हैं, यानी कि उन पे किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। तो ये सारी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उनमें वैरायटी लाने के लिए, उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए, जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए कपड़े में परिसज्जा की जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परिसज्जा के निर्धारित तत्व हैं, यानी कि कौन सी परिसज्जा किस वस्त्र पे होगी, ये कौन निर्धारित करता है? तो वस्त्र के तंतु यानी कि रेशे, यानी कि फाइबर की प्रकृति, बिल्कुल सही बात है। सूत का आकार व बुनाई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु आवश्यक है। सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु क्या आवश्यक है? दबाव, आर्द्रता, ऊष्मा, यह सभी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दिया है कैलेंडरिंग को शामिल किया गया है विशिष्ट परिसज्जा में, आधार परिसज्जा में, सामान्य परिसज्जा में, निम्न में से कोई नहीं। तो देखो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो मूल परिसज्जा होती है, जो आधार बेसिक जो फिनिशिंग होती हैं, उनमें कैलेंडरिंग को शामिल किया गया है। मतलब ये लगभग सारे कपड़े पे ही दिए जाते हैं, है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भर देना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। और जो बच्चे अगर आपके कांटेक्ट में और भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी शेयर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों को भी मिल जाए। ठीक है, मैं अगेन बता दे रही हूँ कि मैंने फर्स्ट पेपर जो सेकंड पेपर है आपका, उसका MCQs ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको जाके ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर में फॉर्म हुए हैं, तो इस बार भी बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।